अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना खैवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खारजा सतह पर बुरी तरह से नाकामी के बाद अब भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है कि मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया जाएगा। असल मुद्दा पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा, जबकि इसी भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए आलमी सिफारती मुहिम के लिए एक बिलावल भुट्टो की क़यादत में आला सतही वफ्द पाकिस्तान से भी पूरी दुनिया की तरफ जाएगा और असल मामला रखा जाएगा कि भारत जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी, ये असल मामला पूरी दुनिया के सामने अब इस हवाले से रखा जाएगा। मुजम्मिल साहब, मुझे सिर्फ इस हवाले से ये आगाह कर दीजिए कि इंडिया की एक के बाद एक नाकामी है, पूरी दुनिया उसकी तरफ इशारा कर रही है। अब मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करता है इंडिया? अपना वफ्द जो है वो पूरी दुनिया में भेजेगा और पाकिस्तान भी इसका जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, इंडिया में एक बहस चल रही है कि जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, इसके ऊपर उन्हें आलमी सतह पर हमायत नहीं मिली। भारत के अंदर ये बहस चल रही है कि भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नज़र आया है और कोई मुल्क भी भारत के साथ खड़ा नज़र नहीं आया, जिनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। मतलब जिसमें उनको है कि ना अमेरिका हमारे साथ खड़ा था, ना चीन खड़ा था, इवन के रूस की स्टेटमेंट भी बहुत बैलेंस थी, यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट भी साथ थी। तो एक भारत के अंदर ये गुफ्तगू जारी है कि जी भारत जो है सफारती सतह पर ये जंग हारा है। अच्छा, अब मुझे ये लगता है कि जो अगला मरहला है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो सफारती जंग का है। मुझे मतलब आज वैसे 18 तारीख थी और आज कह रहे थे सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप देखें ख़त्म नहीं हुआ। सीज़ फायर विल कंटिन्यू। असल बात यह है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सफारती जंग शुरू हो रही है। उसमें भारत ने अपना एक बहुत आला सतही वफद बनाया है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर हैं, जो यूएन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं और फॉरेन अफेयर्स के बहुत माहिर समझे जाते हैं, कैरियर मतलब डिप्लोमेट हैं, यूएन में भी उन्होंने सर्व किया है। उनका है। उनके अलावा उन्होंने और भी सियासी जमातों के लोग उसमें शामिल किए हैं और एक मुश्तरका वफद बनाया है जो अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अहम मुल्कों में भारत का ये पार्लिमानी डेलीगेशन जाएगा, जो भारत का मौक़िफ़ जो है वो आलमी सतह पर पेश करने, मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में पेश करेगा और भारत के लिए सफारती हिमायत हासिल करने की कोशिश करेगा। 70 ममालिक के अताशियों को भी सफाई पेश की जाएगी। ठीक है ना जी। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। मतलब हमने बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में एक पार्लिमानी वफद बनाया है। जैसे भारत ने एक पार्लिमानी वफद बनाया है, ऐसे पाकिस्तान ने भी एक पार्लिमानी वफद बनाया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर, पीपल्स पार्टी से श्री रहमान, हैना रब्बानी खार, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलीलाबाद जिलानी जो निगरान वज़ीर ख़ारजा थे, उनको इसमें रखा गया। अब ये जो है ये भी लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स और अहम दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ जाएगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा कि देखें पहलगाम वाले वाक़े में हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने के हक़ में थे, भारत ने जहारियत की, ये दोबारा जहारियत करना चाहते हैं। तो आप ये समझें कि दोनों ममालिक के जो पार्लिमानी वफूद हैं वो अब मुख्तलिफ दारुल खिलाफ़ों में जाएंगे और मुख्तलिफ अहम ममालिक का दौरा करेंगे और वहाँ पर अपनी अपनी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान का वफद ये भी हो सकता है, पाकिस्तान का वफद कहीं पहले पहुँचे, इंडिया बाद में पहुँचे, कहीं इंडिया पहले पहुँचे, पाकिस्तान बाद में पहुँचे, लेकिन अब ये ओवरलैप करेंगे और आप इसको एक सफारती जंग समझें कि दोनों मुल्क अब इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली लॉबी करने के लिए उन्होंने अपने ये वफूद भेजे हैं। इंडिया ने तमाम दुनिया के 70 मुल्कों के डिफेंस अताशीज़ को भी ब्रीफिंग देने का फ़ैसला किया है। हम अगले सेगमेंट में करेंगे। पाकिस्तान के फ़ौज ने भी एक डोजियर जारी किया ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर, जो मुख्तलिफ डिफेंस अताशीज़ और सबको दिया जाएगा। तो इस तरह दोनों ममालिक में अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के स्टेप्स को काउंटर किया जा रहा है और एक सफारती या इंटरनेशनली लॉबी करने की जो जंग है वो नज़र आ रही है। लिहाजा ये जो जंग है ये 3 माह 6 माह जारी रह सकती है, क्योंकि लॉबिंग कोई एक दिन का काम तो है नहीं। आप जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, टाइम मिलेगा, फिर मिलेंगे, फिर एक दारुल हुकूमत में आपको टाइम मिलेगा, फिर एक से मिलेगा, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि सब आपको फ़ौरन टाइम दे दें।
तो मुझे लगता है कि ये सफारती जंग जो है ये अगले 3 माह 4 माह 6 माह जारी रहेगी मुख्तलिफ दारुल खुलाफों में। और मेरी ज़ाती राय में दुनिया के तमाम ममालिक दोनों मुल्कों को कहेंगे जंग नहीं करनी। मतलब जो इंटरनेशनल ओपिनियन इस वक्त नजर आ रहा है, मतलब अमेरिका जाएंगे वो कहेंगे जंग नहीं करनी, जो कि नजर आ रहा है। मतलब आप मेरी बात समझे ना, यूरोपियन यूनियन के पास जाएंगे वो कहेंगे जंग नहीं करनी। मतलब और जो लंदन जाएंगे, अभी देखें ना यूके के वजीर खारजा तो पहले ही 3 दिन पाकिस्तान रह के गए हैं और वो भी कहेंगे जंग नहीं करनी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तो अमन के लिए जाएगा कि अमन होना चाहिए खित्ते में। भारत का जो डेलीगेशन है वो एक नई जंग की तैयारी और उसकी हिमायत लेने के लिए वो जवाब पेश करेगा कि हमें क्यों पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। तो एक नई जंग की हिमायत के लिए जाएगा। लेकिन मुझम्मिल साहब, पूरी दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और पाक भारत जंग के हवाले से फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने भी जो रिपोर्ट सामने रखी है। अभी हम फेक न्यूज़ पे आते हैं, जरा पहले डिप्लोमेसी पे बात कर लें, फिर टॉपिक आगे पीछे हो जाएगा। अब देखें ना, इसी में जो पाकिस्तान के नायब वजीर खारजा और नायब वजीर आजम है वो कल चाइना जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है। देखिए हमने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई के सीज फायर के बाद हमने इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत बातचीत देखी। अफगानिस्तान के नायब वजीर दाखिला ने भी इंडिया का दौरा किया, फिर जयशंकर की और अफगान वजीर खारजा की बातचीत हुई और हम सब कह रहे थे कि इंडिया और अफगानिस्तान क्या कुक कर रहे हैं आपस में और ये नई क्या कोलैबोरेशन है। अच्छा, उसमें जो अब बात हो रही है वो ये है कि इसहाक डार साहब कल चाइना जा रहे हैं 3 दिन के लिए और अफगानिस्तान के वजीर दाखिला भी 20 तारीख को वहाँ आ जाएंगे। पहले पाकिस्तान और चीन के आपस में मुज़ाकरात होंगे और फिर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के मुश्तरका मुज़ाकरात होंगे, ट्राईपार्ट मुज़ाकरात होंगे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए हमें अफगानिस्तान को अपनी साइड पे रखना था, हमें अफगानिस्तान को नॉर्मल रखना था। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान जो है वो भारत की प्रॉक्सी बन जाए और भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई के माहौल में लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करे, जैसे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को खतरा है। लिहाजा मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने चाइना से बात की है और उन्होंने अफगान वजीर खारजा को भी चाइना बीजिंग में बुलाया और पाकिस्तान के वजीर खारजा को भी बीजिंग में बुलाया। दैट इज़ अ बिग डेवलपमेंट कि पाकिस्तान ने जो इंडिया अफगानिस्तान के साथ राहो रस्म बढ़ा रहा था और हमें ख़तरा था कि वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल कर सकता है, खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, उसको रोकने के लिए इसहाक डार साहब जो हैं वो अब बीजिंग जा रहे हैं और 3 दिन का ये दौरा है। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर का ईरान जाने का भी अगले हफ्ते में आ रहा है कि उसकी डेट तो नहीं आई लेकिन उसका वो भी अगले हफ्ते में ईरान जा रहे हैं। बात भी तो मेरा ख्याल है ईरान की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ईरान ने इस लड़ाई में, आप देखें, ये 2 मुल्क हैं जिन्होंने एक्टिवली दोनों मुल्कों का दौरा किया। एक सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा जो दिल्ली भी गए और इस्लामाबाद भी आए और एक ईरानी वजीर खारजा जो दिल्ली भी गए और इस्लामाबाद भी आए। ये 2 मुल्कों ने दोनों मुल्कों का दौरा किया और दोनों मुल्कों के साथ उस वक्त जो है सीज फायर के लिए एक्टिवली निगोशिएट किया। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वो ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ईरान का दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ईरान और अमेरिका का एक जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है तो फिर उसके नतीजे में ईरान से सैंक्शन उठ सकती हैं और अगर सैंक्शन उठती हैं तो फिर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है और काफ़ी कुछ है जो हमने ईरान के साथ करना है और ऑब्वियसली अमेरिका को भी इस पे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मुझे सब फिलहाल ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स अजीब सी आ रही हैं कि अमेरिका पे वो ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि एट द सेम टाइम एग्रीमेंट हो जाए, वो मुज़ाकरात भी करते हैं और धमकी की बात भी करते हैं। वो मुज़ाकरात भी तो कर रहे हैं ना, वो मुज़ाकरात से भाग तो नहीं रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं ना। इसका मतलब है जब वो टेबल पे बैठे हुए हैं तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत चल रही है, ठीक है ना। तो एक तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब शशि थ्रू, अब आप ये बात समझें कि जो भारत के ने अपना निकाला है शशि थ्रू और हमारा ये जैसे आप समझें ब्रह्मोस और अल-फतह का मुकाबला था, ये J10 और राफेल का मुकाबला था, अब शशि थ्रू और बिलावल का मुकाबला। कौन जीतेगा इसमें? क्योंकि उनका डेलीगेशन बहुत स्ट्रांग है, वी हैव टू एक्सेप्ट।
बिलावल इज़ ऑल्सो गुड, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें डिप्लोमेसी हैंडल करनी आती है, उन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, उनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। शशि थरूर भी इक्वली गुड है, वो UN के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बहुत अच्छे फिक्शन लिखते हैं, उन्होंने डिप्लोमेसी, एज और एक्सपीरियंस इज मोर देन बिलावल भुट्टो जरदारी। बिल्कुल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन बिलावल में एनर्जी ज़्यादा है, बिलावल की एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड में ज़्यादा है, बिलावल आर्टिकुलेट भी हैं। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल में कॉन्टेस्ट है दुनिया में, बिलावल और शशि थरूर का। दोनों अहम ममालिक के दारुल खिलाफों में जाएंगे, थिंक टैंक से ख़िताब करेंगे, उन मुल्कों के मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पर रायमा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमें अब नेक्स्ट 30-60 डेज़ में, 90 डेज़ में पता लगेगा कि इसमें क्या भारत अच्छा वो बना सका है रायमा या पाकिस्तान, क्योंकि ये भी एक जंग है, मैंने आपको पहले कहा सफारती जंग, और ये अब एक बड़ी जंग दोनों मुल्क अब एक सफारती जंग में शुरू हो रहे हैं। अब ट्रम्प अमेरिका हमारी साइड पे नज़र आ रहा है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी पे टैरिफ ख़त्म करने का कह दिया है, और वो अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा रहा है, और वो अमेरिका को बड़ी रियायतें दे रहा है। क्या वो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट और अमेरिका को वापस अपनी साइड पे ले आएगा, ट्रम्प को वापस विन ओवर कर लेगा? पाकिस्तान भी अमेरिकन चीज़ों पर ज़ीरो टैरिफ की तरफ जा रहा है। ट्रेड एग्रीमेंट पहले इंडिया का होता है, पहले पाकिस्तान का होता है, बेहतर ट्रेड एग्रीमेंट किसका होगा? और फिर चाइना तो पाकिस्तान के साथ है ही। इसमें आप ये मत भूलें कि इंडिया जो है वो तुर्की और आज़रबाईजान के बाइकआउट की मुहिम चल रही है इंडिया में, और उन्होंने उनकी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं, उन्होंने यहाँ जो लोग थे उनके जो एक्टर्स थे वो ये भी डिप्लोमेटिक लड़ाई है। और पाकिस्तान ने जो 1 माह की पाबंदी लगाई थी इंडियन एयरलाइंस पे एयर स्पेस यूज करने की, उसको एक्सटेंड कर दिया 1 माह तक। इसका मतलब वो कंटिन्यू करेगी, वो नॉटम। तो मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक और ट्रेड वॉर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमें नजर आ रही है। अमन का ये जो वक्त हमें नज़र आ रहा है, ये एक जंग की तैयारी का वक्त है कि इंटरनेशनल राय अमा, कौन सा मुल्क अमन के लिए राय अमा हमवार कर लेता है और कौन सा मुल्क ये हमवार कर लेता है कि हमें जंग करनी चाहिए। तो ये अब देखने में मिलेगा। पाक भारत डिजी मिलिट्री ऑपरेशंस की जो गुफ्तगू है या उनका राब्ता है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, हालात किस तरफ जाएंगे? मेरे ख्याल में सीज फायर के खात्मे का ऐलान तो नहीं हुआ ना, तो कंटिन्यू कर रहा है सीज फायर। हमें मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो हमें उससे कुछ नहीं चाहिए ना। DGMOs जो हैं वो मुल्क में ट्रेड नहीं खोल सकते, DGMOs जो हैं वो दोनों मुल्कों के सफारती तल्लुकात नहीं बहाल कर सकते। वो तो मिलिट्री की हद तक आपस में सीज फायर की हद तक बात कर रहे हैं। जब बड़ी बात होनी है वो तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप्स के दरमियान होनी है, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप्स के दरमियान जो बातचीत है वो आगे चलेगी। अब आप देखिए ना, अमेरिका ने $450 मिलियन का एक F-16 सस्टेनेबल पैकेज फॉर पाकिस्तान भी अप्रूव किया है। इस मौके पे जबकि भारत बहुत मुखालफत कर रहा था और वो कह रहा था कि ये F-16 हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, IMF को भी हमारे खिलाफ गलाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ तो उल्टा हो गया। एक के बाद एक शिकस्त का सामना है इंडिया को इस टाइम। तो फेक न्यूज़ की बात भी कर लें थोड़ी सी। और फिर भारत ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की है, PSLV-61, वो भी आज ही सुबह 6 बजे उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो भी उनका नाकाम हो गया है। और EOS-09 सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च में उन्हें नाकामी हुई है। वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पहले भी काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है। पाकिस्तान को भी सैटेलाइट की फील्ड में अमेरिका से मुकाबले के लिए काफ़ी स्पेस में काम करना है, और हमें इस जानिबी पैसे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि हमें स्पेस में सैटेलाइट में इंडियन हेजमनी जो है उसका बहुत सामना है, और हमें उसका सामना करना है, क्योंकि मुसलसल देख रहे हैं। अब पाक भारत जंग के सारे इस मामले में जो फिलहाल पूरे दुनिया से अखबारात लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और फेक न्यूज़ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ ज़मील साहब, वो अभी भी जो है डिस्कस की जा रही है चीज़। और जो वॉच डॉग है उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है कि जिस तरह से गलत रिपोर्टिंग 7 मई से लेकर 10 मई तक की है इंडिया ने, आज भी हजीमत का सामना है। और ये अभी प्रेशर है मोदी सरकार के ऊपर कि आने वाले टाइम में ये सरकार जाती हुई गिरती हुई भी नजर आ रही है। प्रेशर बहुत है कांग्रेस का। अभी मोदी जाते हैं या नहीं जाते, ये बहुत ही कबल अज़ वक्त है जाने का।
कोई सियासी क़यादत सियासी मुश्किल में हो तो ये उसका ये मतलब नहीं। देखें, एक इलेक्शन वो जीते हुए हैं, एक मैंडेट उनके पास मौजूद है, अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ नहीं आ सकता। जाने का एक ही रास्ता है कि उनकी पार्टी में उनके ख़िलाफ़ बगावत हो जाए। मतलब बीजेपी ही अपना लीडर चेंज करना चाहे तो मोदी जा सकते हैं, कांग्रेस नहीं मोदी को घर भेज सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास वोट नहीं है। मखलूत हुकूमत है लेकिन कांग्रेस को कोई इत्तेहाद नहीं वहाँ मिलेगा। तो मेरे ख्याल में वो ठीक है कि राहुल गांधी इस वक्त उनको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। मतलब जो जयशंकर ने पीछे तकरीर की उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, बढ़ा दी गई मिनिस्टर्स की। ये एक वफद शशि थ्रू लेके जा रहे हैं, एक जयशंकर अलग भी जा रहे हैं 7 मुल्कों में। यस, वो भी अपने तौर पे जा रहे हैं। जैसे हमारे सागडार साहब चाइना जा रहे हैं ना, और बिलावल भुट्टो अपने तौर पे जा रहे हैं। उनका जो वजीर खारजा है वो अलग 7 मुल्कों में जा रहे हैं, ये शशि थ्रू सब अलग जा रहे हैं। उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा भी भारत के लिए लॉबी करना है कि हमें पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त दी जाए, दोबारा सीज फायर खत्म, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल ओपिनियन सीज फायर के हक में है। जो भारत के लिए सबसे बड़ा मसला वो ये है कि पूरी दुनिया सीज फायर के हक में है और सीज फायर के साथ खड़ी है। कश्मीर ऑन टेबल है। हाँ, कश्मीर ऑन टेबल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जयशंकर उनके ऊपर भारत में बहुत तनकीद हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत को सफारती तन्हाई दी है, उनके एरोगेंस बिहेवियर की बात हो रही है, एरोगेंस डिप्लोमेसी की बात हो रही है। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये जो अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती जंग जारी हुई शुरू हुई है, इसमें देखें ना, वो जिस किसी मुल्क में जाएंगे तो पाकिस्तान की ट्रेड बंद कराने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के फाइनेंशियल बेनिफिट्स बंद कराने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने IMF का लोन बंद कराने की कोशिश की, मुख्तलिफ मुल्कों से जो पाकिस्तान के तजारती मुआहदे हैं उनको ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली जिस मुल्क से जितना स्क्वीज़ कराया जा सके कराया जाए, ताकि हमारी जो इकॉनमी है उसको नुकसान। अच्छा, ये सिर्फ जंग के लिए नहीं लॉबी होगी, ये इकॉनमी की भी लॉबी होगी कि वो इंडियन जहाँ जहाँ जाएंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस की या इकोनॉमिकली पाकिस्तान को टाइट करने की बात कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। हाँ जी, करने की। और अपने मुल्क में उनके क्या हो रहा है? कि अगर आपने हमारे साथ ट्रेड करनी है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ काम करें, अगर आपने हमारे साथ चलना है तो फिर आपको पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते। देखिए ना, बहुत सारे मुल्कों के साथ वो ये कहेंगे कि हम आपको ये फेवर्स देते हैं बशर्ते कि आप पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचाएँ। पाकिस्तान कहेगा कि हम आपको ये फेवर्स देते हैं, आप इंडिया की बात में ना आए। तो ये अब दोनों मुल्कों की जो सफारती जंग है ये माशी जंग भी होगी। हमने अब जिन मुल्कों के साथ पाकिस्तान का फिनेंशियल स्टेक है या माशी ताउन है, हमने उसको बचाना है। उन मुल्कों को कन्विंस करना है कि वो हमारे साथ रहें, और वो कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान को फैटफ में फंसाया था, वो कोशिश करेंगे फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहीं सैंक्शन में लेके आएँ, कहीं ग्रे लिस्ट में लेके आएँ। तो मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान को इस सफारती जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये एक बड़ी और जो है लंबी सफारती जंग भी हो सकती है। इसका फैसला एक आध दिन में नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं ज़मीर साहब, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मार्काए हक पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारहियत और झूठ को बेनकाब करके अपना डोजियर जारी कर दिया है, जबकि हमारे DGISPR ने भी पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत असल में पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले मार्काए हक ज़ाहिर है पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हमने यौम तशक्कुर भी इस हवाले से मनाया है। डोजियर बेसिकली जारी कर दिया गया है, एक के बाद एक जो फॉल्स फ्लैग से लेके अब तक की कहानी है इसमें मौजूद है। देखें, ये जो डोजियर है ना, टेक्निकली ये जो पाकिस्तान ने बनियान मरसूस ऑपरेशन किया ना 10 मई को जी, ये उसके सबूत हैं। यस, इसमें वो तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए वो कितने लीथल थे, और इंडिया के अटैक्स में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। मतलब ये जो इसका जो समरी है बनियान मरसूस की इस डोजियर में, उसमें वो तमाम तफसीलात हैं कि पाकिस्तान ने भारत को क्या क्या नुकसान पहुंचाया। 3 राफेल गिराए, MiG-29, Su-30, S-400 बैटरी सिस्टम एट उधमपुर एंड भूज, और उसके अलावा 26 जगहों पर और पूरे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोन उड़ाए उनके करने के लिए। तो ये पाकिस्तान ने, दुनिया जो ये सवाल कर रही कि पाकिस्तान ने क्या किया है, तो उसका ये डोजियर है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान का जवाब क्या था वो इसमें है। ये ज़रूर है कि इसके शुरू के जो सफ़ात हैं उसमें यह है कि
पहलगाम के वाक़े के बाद इंडिया के पास कोई सबूत नहीं था, 10 मिनट में FIR हो गई, 15 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए, रॉ के अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए, आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो सब कुछ कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये सब कुछ है, वो सब कुछ अपनी जगह। और जो पाकिस्तान ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया अपने ऑपरेशन में, बनियान महसूस में, उसकी तफसीलात इस डोजियर में शामिल है। लिहाजा ये डोजियर दो बातें बताता है कि एक पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और दूसरा कि जब इंडिया ने हम पर अटैक किया तो फिर हमने उसकी कैसी मरम्मत की और हमने जवाब में इंडिया को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, उसकी तस्वीर, उसके सैटेलाइट इमेजेस, उसके जो भी सबूत हो सकते थे एविडेंस, वो इस डोजियर में लगाए गए हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाया गया वो किया गया। तो टेक्निकली ये 22 अप्रैल से 10 मई तक के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर ये डोजियर है और उन वाक़यात को कवर करता है सबूतों के साथ कवर करता है। देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक ओपिनियन बनाने की जंग जारी है। इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड के ओपिनियन में थोड़ा मार खाता नजर आ रहा है, क्योंकि उसने एक झूठी खबरों का वो सहारा लिया जिसका इंटरनेशनल मीडिया बहुत मजाक उड़ा रहा है। और मैंने कई जगह इंडिया में ये भी देखा, सुना है कि इंडियन मिनिस्टर्स और इंडिया के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया पर जाने से घबरा रहे हैं जी। जबकि पाकिस्तान के जो फौज के तर्जुमान हैं वो मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पहुँचा रहे हैं, दे रहे हैं। उसमें कुछ इंटरव्यूज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिए हैं, कुछ इंटरव्यूज अता तारड़ ने भी दिए हैं, एक दो इंटरव्यूज बिलावल ने भी दिए हैं, और अब DG ISPR ने भी उसमें। तो ये एक पूरी टीम के तौर पर आप देखें कि पाकिस्तान मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहा है, और उसमें कहीं बिलावल जा रहे हैं, कहीं जनरल शरीफ जा रहे हैं, कहीं अता तारड़ जा रहे हैं, कहीं ख्वाजा आसिफ जा रहे हैं, दो इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने भी दिए हैं। तो ये एक टीम वर्क हमें नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, उनके सवालों के जवाब भी दे रहा है। अब इसी तरह जो है जनरल शरीफ ने एक और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है, बड़ा बेहतरीन, उन्होंने प्रिसाइज वर्ड्स में इतनी खूबसूरत बात की है कि अगर इंडिया के पास कोई सबूत है पहलगाम का तो वो सामने रखे, उसको बुनियाद बना के पहलगाम को आप पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान पे सिविलियंस को अटैक नहीं कर सकते। सुन ले पहले क्या जी। So I think the standoff, if we have to understand the standoff, we have to understand the genesis from where it's coming. And the genesis lies in this reality that India is sponsoring terrorism, abetting terrorism in this region, especially in Pakistan, it's abetting terrorism. And instead of acknowledging that and dealing with that, it is hiding behind this fake narrative of terrorism. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident, instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. Very logical. देखिए, एक चीज हम मिस करते थे, क्या? भारत जो पाकिस्तान में टेररिज्म करता है, जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करता है, हम इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे, उनकी डीप स्टेट को हम डिस्क्लोज करने में नाकाम रहे। लिहाजा ये हमारी एक नाकामी थी, हमारी कमज़ोरी थी। हम भारत को उस तरह अप फ्रंट नहीं लेते थे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कि आप भी बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने का एक नेटवर्क बनाया हुआ है। हम इन चीज़ों में काफ़ी डिफेंसिव थे। 2-4 बार डोजियर्स बने, लेकिन कोई हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी इस हवाले से इंडिया की। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है, मतलब आपने अब ये जनरल शरीफ का जो क्लिप सुना है, जनरल शरीफ इसमें भी ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। देखें, अब हम इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा वो अपने मुल्क के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी का कवर अप के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा हम आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया देखें, ये इंटरनेशनल ओपिनियन एक दिन में नहीं बन जाता।
यू हैव टू हैमर इट takes time, स्लोली obviously. स्लोली स्लोली। मैं समझता हूँ कि ये जो अब बात पाकिस्तान ने करनी शुरू की है कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं भारत को जाके जवाब देना ही पड़ेगा। ये ऐसे ही इग्नोर नहीं जा सकती कि आप कहें कि जी भारत इसको इग्नोर कर देगा। देखिए किसी भी जगह जब बैठ के अब बात होगी पहलगाम की या कहीं किसी इंटरनेशनल फोरम पे किसी जगह जहां पाकिस्तान और भारत दोनों बैठे होंगे, वहां पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू तो डिस्कस हो जाएगा ना कि आप भी तो उनके मुल्क में कर रहे हैं, हाँ. आप भी तो बंद करें how ना, they are funding BLA in Pakistan. आप भी तो बंद करें ना। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो जनरल शरीफ का ये इंटरव्यू है, इस इन्हीं लाइंस पे जो बिलावल का ट्रिप जा रहा है या और हम जो दुनिया में अपने दौरे करने लगे हैं, एक सफारती जंग है, उसमें इसको कॉर्नर स्टोर बनाना चाहिए कि भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है हम उसको हर जगह हाईलाइट करें और अपना ये केस दुनिया के सामने प्रूव करें कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है और अपने मुल्क के कुछ एक आधे वाक़े को उसको कवर अप करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्योंकि हमारे पास तो ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत कल बहुत होशियार सारी यादव की एग्जांपल है, BLA एक और बड़ा KP में जबरदस्त है, क्लिप है अफगानिस्तान जनरल शरीफ के साहब थ्रू क्या का, वो करने की स्कूल जा के रही है। बच्चों को से खिताब करने गए हैं, वो भी जरा सुनाएं, वो ज्यादा दिलचस्प है इससे। चलिए सुन लेते हैं। ये अपना काम नहीं करते, कहते थे आज बेटा उनसे सवाल करो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। मेरे ख्याल से DG ISPR साहब 6 मई से लेके ना 10 मई तक उन लोगों को इस टाइम ये टारगेट किया जा रहा है या उनके हवाले से ये बात की जा रही है कि जो लोग बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हम इंडिया को क्यों जवाब में कुछ नहीं कह रहे, इंडिया मुसलसल बदमाशी कर रहा है हमारे घर में घुस के और हम फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। उनको नहीं कह रहे, तो जो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। नहीं उनको नहीं कह रहे। किसको कह रहे हैं? वो उनको कह रहे हैं जो पिछले 3 साल से फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, जो कह रहे थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम मशीन चलाई हुई थी 3 साल से, जो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ भी, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी जो एक मुहिम पाकिस्तान में और बाहर चल रही थी, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। 6 से 10 मई को नहीं एड्रेस कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें बहुत ताना देते थे कि हम अपना काम नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि आप हमें ताना देते थे कि हम सियासत में मुलव्वस हैं, हम मुल्क के अंदर जो है सियासी मामलात में मुलव्वस हैं, तो हम जो दिफा का काम है वो सही तरीके से नहीं करते और ये काम करते हैं। ताना नहीं दे रहे थे, बेसिकली सवाल उठा रहे थे क्योंकि अमेरिका हम 10 मई से पहले तक देख रहे थे कि बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर रहा था। आपको पाकिस्तानी तो नहीं कर सकते थे ना। वो ये कह रहे हैं कि आपको हमारी तैयारी नजर आ गई है। आ गई, बेशक नजर आ गई, पूरी कौम ने सराहा। तो उन्होंने कहा वो जो लोग जो 2-3 साल से फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जब वो जो ये नैरेटिव बना रहे थे कि फौज अपना काम नहीं करती है, फौज दिफा से गाफिल है, फौज की दिफाई तैयारी ठीक नहीं है, फौज सरहदों की हिफाजत ठीक नहीं करती है, वो ये कह रहे हैं कि उन सब को जवाब मिल गया है और वो जो लोग 2.5-3 साल से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनसे भी अब कोई सवाल होना चाहिए या नहीं कि यार आपका सारा प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। जैसे इंडियन मीडिया झूठ पर मबनी था, वैसे ही आपका प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में झूठ पर मबनी था। उनका ये सवाल है कि वो पाकिस्तान के बच्चों से को और नौजवानों को ये कह रहे हैं कि यार वो लोग जो आपको मिसगाइड कर रहे थे, अब जब आपको पता लग गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का दिफा कर सकती है, तो उनसे जरूर सवाल करें कि यार आप ऐसे ही झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे 2-3 साल। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम को बड़ा आसान है मिसगाइड करना? कोई भी कर सकता है। नहीं देखिए ना, एक नैरेटिव बिल्डिंग तो की ना पीटीआई ने कि नहीं नजर आ रहा था, सबको पता चल रहा था सिचुएशन क्या है, इंडिया मुसलसल गलत कर रहा था। ऐसे अब आप जरा डिप्रेशन के माहौल में ना ऐसे करें कि कहीं की मैं क्यों कहूं कि कहीं की अवाम पाकिस्तान की शहदा की बेहुरमती की, नहीं ये तो शहदा की बेहुरमती की, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे आप देखें कैसी कैंपेन चलाई, और कोई बहुत सारे वाक़यात की मैं कैंपेन आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे ट्वीट्स दिखा सकता हूँ। ये 22 अप्रैल से ना 10 मई के दौरान भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं बहुत सारे पीटीआई के लोगों के कि जाए ना जरा बॉर्डर पे लग पता जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम जो करके दिखाया है पाकिस्तान की आवाम को, अगर आप उससे मुतमईन हैं
कि हमने पाकिस्तान का ठीक दिफा किया है। बेशक बेहतरीन किया। तो फिर जो लोग हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो वो पाकिस्तान के नौजवानों को कह रहे हैं कि उनसे भी जाकर सवाल करें, उनको यार आप झूठ बोल रहे थे, आप वैसे ही फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, देखें फौज ने तो इतना शानदार पाकिस्तान का दिफा किया। कह रही पूरी पाकिस्तान, अच्छा ठीक है ना, कह रहे हैं तो नौजवान इस टाइम फ्रंट फुट पे। ये मेरे ख्याल में ये फौज की तरफ से एक सवाल उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों से किया है और मैं समझता हूँ एक वैलिड सवाल है। उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म सहा है, बड़ी कैंपेन हुई है, बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है जिसका शिकार रही है पाकिस्तान की फौज। लेकिन एक तो दुश्मन से मुकाबला करना ही करना था, ऊपर से ये जो अंदर से लोग काट रहे थे ये ज़्यादा खतरनाक थे, मतलब अंदर के किरदार तो ज़्यादा खतरनाक है ना। अच्छा, वो इंडिया से ज़्यादा खतरनाक, वो इंडिया से ज़्यादा खतरनाक है। देखो अंदर का दुश्मन ज़्यादा बाहर के दुश्मन का तो आपको पता है वो दुश्मन के रूप में है, ये जो दुश्मन के रूप में, दोस्त के रूप में दुश्मन है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा बुरी तरह कमज़ोर कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सवाल कोई बुरा नहीं है उनका, लेकिन ना उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस, जब पूरी दुनिया उनको खराज तहसीन पेश कर रही है, काम उन्होंने ठीक किया है, तो वो इतना ही सवाल पूछ रहे हैं ना बच्चों से कि बच्चों जो आपको हमारे बारे में गुमराह करते थे अब आपने उनसे जाके पूछना है कि देखें आप सब झूठ बोलते थे ना। तो बच्चों ने बच्चों ने तालियां बजाई, बच्चों ने बहुत उसका साथ दिया और वो कह रहे हैं कि बच्चों आपने जाके अब उन सबसे पूछ, तो सब उनसे सवाल करना है ना। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी फौज का ठीक मुकदमा है, मतलब आपने बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया है, बहुत कुछ किया है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, उसका जवाब तो बहरहाल देना पड़ेगा ना। कितने ट्वीट्स हैं बानी पीटीआई के जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, कैसी कैसी वीडियोस अपलोड की जाती थी कि मुल्क टूट जाएगा, वो कत्तर हो जाएगा, या खान पार्ट 2 है। मतलब सियासी जमातें ऐसे ही कहती हैं जब ऑपोजिशन में होती हैं। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त फौज पर हमला कौन नहीं करता, तो इस वक्त तो हम उनकी बात करेंगे ना जो कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि अब तो उनकी बात करेंगे ना जो कर रहे हैं, जो इस वक्त कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनको माफी मांग लेनी चाहिए कि हम झूठ बोल रहे थे, हमसे गलती हो गई। माफी मांगने में ऐसा कौन सा हर्ज है? 9 मई पे भी माफी मांग लें। हाँ। और इस सारे अमल पे भी माफी मांग लें। के खिलाफ मुहिम पे भी, ये 9 मई से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है ना। एक 9 मई है, एक 9 मई के बाद आपने जो पूरा नैरेटिव और पूरा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है फौज के खिलाफ, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और मैं ख्याल है उस पर भी माफी और इससे पहले और इसके बाद जो कुछ होता रहा उसकी माफी। आपने 2.5-3 साल में जितनी भी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चलाई, उन्होंने 5 घंटे में उसको नल एंड वाइट कर दिया 10 मई को। उसमें तो कोई और पूरी कौम इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के साथ खड़ी हो गई। जो आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुहिम चलाई वो भी सारी नल एंड वाइट हो गई। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई है इसके बाद? हाँ देखिए ना जी, आप वो तो खुद बता रहे हैं कि वो तो फिलहाल स्विमिंग पूल में थे, लेकिन नहीं देखिए जब फौज का सरबराह उनका जो है वो एक रात पहले सारी इजाजत दे चुके थे, और देखे ना जी मुल्क महफूज हाथों में था, तो वो थे ना, परेशान तो नहीं थे, उन्हें पता था मुल्क महफूज हाथों में है, यहाँ पूरी जवाब देने की तैयारी मुकम्मल है। और मेरा मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है मेरी इजाज़त की जरूरत, इजाज़त तो एक रात पहले ही सारी दी जा चुकी थी कि कल अगर इंडिया ये करेगा तो हमने कैसे जवाब देना है। तो मेरा जाती तौर पर देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये इस जंग के नताइज मुख्तलिफ क्यों हैं? क्यों? इसलिए कि 65 में भी सिविल मिलिट्री तनाज़ा था पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ, ठीक है ना, एक मुहिम मौजूद थी। 71 में भी पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तनाज़ा था, या खान के खिलाफ एक मुहिम मौजूद थी और इंडिया से लड़ाई हो गई, और अब कारगिल में भी मौजूद था। 2025 में कोई सिविल मिलिट्री तनाज़ा नहीं था, और इन तमाम जंगों में पाकिस्तान की कितनी गलतियां थी, और कौन कौन सियासतदान इसको उजागर करता है, इन तमाम जंगों में पाकिस्तान की इतनी गलतियां थी। नहीं पर आप मेरी बात समझे ना, इसमें तो कोई नहीं थी ना, 2025 की तो जीत ली ना, तो कोई बनता नहीं। तो बस फिर इसका मतलब है कि कुछ तो हमने ठीक किया ना, जो पीछे वाली भूल जाएं और आगे चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।